वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 31 अगस्त 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है टोक्यो पैरालंपिक के बारे में, दूसरा है 40 किलोमीटर लॉन्ग वॉल, ईस्ट रम पोर्टल, हवाना सिंड्रोम, इंडिया मालदीव मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, हरिकेन ईदा, तालिबान 2.0 और वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित। दरअसल जो टोक्यो पैरालंपिक है यानी कि ओलंपिक के बाद दिव्यांगजनों के जो खेल किए जाते हैं उसमें भारत के द्वारा पहला मेडल जो लिया गया उसे भवीना पटेल ने दिया। भवीना पटेल ने दरअसल टेनिस में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। इन्होंने फाइनल में इंग झोउ जो कि चाइना है उनसे हालांकि हार का सामना करना पड़ा, जिस कारण से इन्हें गोल्ड नहीं मिल पाया, लेकिन हमें सिल्वर मिला। तो पहला मेडल इन्होंने भवीना पटेल ने दिलाया हमें सिल्वर। दूसरा जो मेडल है निषाद कुमार ने दिलाया। इन्होंने जो हाई जंप होते हैं उसमें इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया, निषाद कुमार। इसके बाद बात करें तो विनोद कुमार, इन्होंने 41 वर्ष की उम्र में डिस्क थ्रो फेंक करके भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। आप देख सकते हैं। बात की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमारे जैवलिन थ्रो, यानी कि पहला है देवेंद्र झांझरिया और दूसरा है सुंदर सिंह गुर्जर। इन दोनों ने, एक तो यानी कि सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया जबकि देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर मेडल। उल्लेखनीय है कि 2004 और 2016 इन दोनों में देवेंद्र झांझरिया ने गोल्ड मेडल भी लिया है। इसके बाद बात करें तो योगेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है डिस्क थ्रो में। और एक और है अवनी लेखरा, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। किसमें? शूटर, यानी कि शूटिंग में जो है अवनी लेखरा को गोल्ड मेडल दिया गया है और ये भारत की पहली महिला बन गई है गोल्ड मेडल लेने वाली पैरालंपिक में। बात करें पैरालंपिक में अब तक भारत को मात्र 4 मेडल ही मिले गोल्ड मेडल। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं 1972 में दिया गया था, किन्हें? मुरलीकांत पेटकर को। इसके बाद जेवलिन थ्रोअर है देवेंद्र झांझरिया, जिन्हें 2004 और 2016 में दिया गया था गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल दिया था। और इस बार जो है 2016 में जो है थंगावेलु मरियप्पन को, जो कि हाई जंपर है, इन्हें भी गोल्ड मेडल। यानी कि महिला में अब तक किन्हीं को भी गोल्ड मेडल नहीं दिया गया था। और ये 5वीं व्यक्ति, यानी पैरालंपिक में बात करें तो व्यक्तिगत रूप से यह 5वीं व्यक्ति बन गई जिन्हें गोल्ड दिया गया और प्रथम महिला बन गई जिन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ है पैरालंपिक में। अगर हम बात करें ओलंपिक की तो ओलंपिक में भारत को कितने गोल्ड मिले हैं? इसमें 10 मिले हैं, जिसमें 8 तो उनको हॉकी से मिले हैं, एक जो है शूटिंग में अवनव बिंद्रा को दिया गया था 2008 में। और इसके बाद आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, उन्हें अब गोल्ड मिला कितने 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में। तो आप समझ सकते हैं ये गोल्ड कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है अवनी लेखरा, इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। हालांकि ये पैरालंपिक में है, लेकिन ये प्रथम महिला बन गई है पैरालंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 40 किलोमीटर लॉन्ग वॉल के बारे में। दरअसल 2015 के बाद ये फिर से रिफ्यूजी क्राइसिस, यानी कि जो शरणार्थियों की जो समस्या होती है वह यहाँ पर सामने आ गई। दरअसल अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के द्वारा कब्जा किया गया तो उसके बाद कई सारे अफ़गानी जो है वहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो तालिबान के रीजन में वहाँ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन पर कई सारे प्रतिबंध को थोप दिया जाएगा। इसलिए वो यहाँ से अब निकल करके तुर्की के रास्ते यहाँ यूरोप में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसा 2015 में भी देखा गया था, जब यहाँ सीरिया के पास ISIS के जब हमले किए जा रहे थे, तब इससे कई सारे यहाँ पर जो सीरियन थे वो यहाँ से निकल कर यूरोप एजेंसी के माध्यम से ग्रीस, जर्मनी, इटली आदि जाने लगे थे। लेकिन इस बार ग्रीस ऐसा समस्या नहीं चाहता, इसलिए वह चाह रहा कि ये जो सीमा है यहाँ पर इसे घेरा जाए, यानी कि जो इस्तांबुल यानी कि टर्की जो है उसकी जो सीमा लगती है यहाँ पर 40 किलोमीटर के यहाँ पर ग्रीस से, तो वो इस पर एक दीवार बना रहा है 40 किलोमीटर लंबा दीवार, ताकि ये जो अफ़गानी आ रहे टर्की जो आ रहे उसके बाद ये निकल करके यहाँ ना आ जाए यूरोप में। इसलिए यहाँ पर ये इस प्रकार की सीमा बना रहे हैं। ये जो टॉपिक है हमारे मैपिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था ग्रीस के जंगलों में आग लग गई थी यहाँ पर, उसी प्रकार से यह फिर से चर्चा में है। तो यहाँ पर ग्रीस की आप सीमा देख सकते हैं। यहाँ पर ये कौन सा देश है? या तो आपको तुर्की और ये हुआ बुल्गारिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई श्रम पोर्टल से संबंधित।
इसे लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो असंगठित क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करना और उन्हें जो सरकारी लाभ होते हैं, सरकारी योजनाओं के जो लाभ होते हैं, इन्हें देना। तो इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से वर्कर शामिल होते हैं, इसमें लगभग 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके वर्कर को इसमें शामिल किया जाएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबर, माइग्रेंट जो लेबर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जैसे सड़क पर जो लगा के कार्य करते हैं, इसके अलावा घरेलू काम करने वाले और अन्य जो होते हैं जिनको एक प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं हो पाता। इसीलिए इन लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि जो लाभ है इनको भी अब प्राप्त हो सके। इससे लगभग 38 करोड़ जो है वर्कर्स हैं उनको यह लाभ मिल सकेगा। ये जो ई श्रम पोर्टल है इसके माध्यम से इन लोगों को एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जो कि 12 डिजिट का होगा, यानी कि 12 यूनिक डिजिट का होए एक कार्ड, ई श्रम कार्ड। और इन्हीं कार्डों के माध्यम से उन्हें जो सामाजिक जो सुरक्षाएं दी जाती है वो इनको प्राप्त हो सकेगी। ये जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी कि लेबर मिनिस्ट्री जो है इसको कोऑर्डिनेट करेगी। इसके अलावा जो है राज्य सरकार और ट्रेड यूनियन के अलावा ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है ये भी इसको कोऑर्डिनेट करेगी। इसके लिए वर्कर को चाहिए अपना आधार, बैंक अकाउंट, इसके अलावा जो अन्य नेसेसरी डिटेल हो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सोशल कैटेगरी जो होते हैं वो उनको देना होगा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी बनाया 14434। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हवाना सिंड्रोम के बारे में। दरअसल हनोई यानी कि वियतनाम की राजधानी हनोई में जैसे ही अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस पहुंची तो उनके ऑफिसल्स बोलते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है, मैडम प्रेसिडेंट, उनका फ़्लाइट सिंगापुर से जो वियतनाम आया वह 3 घंटे लगभग लेट आया। तो ऐसा क्यों? तो बतलाया क्या कि उनको हवाना सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो चुका था, इसीलिए जो फ़्लाइट है वह 3 घंटे लेट आया। ये हवाना सिंड्रोम है क्या? दरअसल ये जो हवाना सिंड्रोम है इसे सबसे पहले देखा गया था 2016 में, जब अमेरिका के जो कुछ डिप्लोमेट थे वो हवाना, कहाँ, क्यूबा की जो राजधानी, वहाँ से जब लौटे थे अमेरिका में, तब उन्हें यह सिंड्रोम देखने को मिला था। इसमें दरअसल जो पीड़ित होते हैं उनको कई अजीब सारे जो साउंड होते हैं उनके आसपास सुनाई देते हैं। इसके अलावा उनको लगता है उनके रूम्स जो हैं उनमें कोई है। इसके अलावा जो क्या होता है उनको कई सारे समस्याएं जैसे कि मिचलन, सिवियर हेडेक हो जाते हैं, सोने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, काफ़ी सारी दिक्कत होती हैं एक प्रकार से। जैसे कि हमारे भारत में आप इसे बोल सकते हैं थकान के कारण कई सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, तो यहाँ पर एक नया नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। तो ये है हवाना सिंड्रोम। इसमें आप और देखें तो आप इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं, जैसे कि लाउड साउंड्स यानी कि अजीब आवाज़ें सुनने को मिलती है। इसके अलावा उनमें सुनने में काफ़ी क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कई सारे दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगते हैं, मेमोरी को याद करने में दिक्कत होने लगती है, जी मिचलन आदि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेडेक, डिप्रेशन, इम्पेयर बैलेंस यानी कि उनको अपने शरीर को संभालने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो ये है हवाना सिंड्रोम। हालांकि इसका कोई अभी जो है जो कारण है पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कुछ इसके बारे में, हवाना सिंड्रोम के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह इंडिया मालदीव मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि हमारे विदेश मंत्री कहाँ गए? मालदीव। और वहाँ अपने जो काउंटर पार्ट होते हैं यानी कि वहाँ के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ $500 मिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन करते हैं। ये जो 500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसमें $100 मिलियन जो है वो दरअसल भारत के द्वारा एक अनुदान के रूप में दिया गया है, और जो $400 मिलियन है वह लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, यानी कि काफ़ी कम ऋण पर ये जो दिए गए पैसे। ये किस लिए दिया गया है? दरअसल एक प्रोजेक्ट बनाना है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है यह दिया गया है भारत की ही कंपनी, मुंबई बेस्ड है, एफकॉन्स, इसको दिया गया है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। एफकॉन कौन है? यहाँ मुंबई की एक कंपनी है जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को यहाँ पर पूरा करेगी, जो कि $500 मिलियन का है। ये जो इसमें प्रोजेक्ट है इसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो दरअसल एक 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनाना है
कहाँ पे, माले से 3 द्वीपों को जोड़ने के लिए, विलिंगली, गुलिफलू और थैलाफुसी। ये जो विलिंगली, गुलिफलू और थैलाफुसी है, ये तीनों अलग अलग द्वीप हैं जो कि माले यानी कि मालदीव की जो राजधानी है उससे जोड़ने के लिए यहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति सोले दोनों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे अब जो कि साइन कर दिया गया है। आप इस तस्वीर में यहाँ समझ सकते हैं किस प्रकार के प्रोजेक्ट है। ये माले है, यहाँ से 3 द्वीप जैसे कि गुलिफलू, विलिंगली और ये थैलाफुसी यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये जुड़ता है तो आप यहाँ पे इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं यह है माले, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजधानी। इस प्रकार से 3 द्वीप जैसे विलिंगली, गुलिफलू और थैलाफुसी इस प्रकार से अगर जुड़ जाते हैं तो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो जाएगी यहाँ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कौन है, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके अलावा पैसे किस तरह से हैं, $400 मिलियन और $100 मिलियन जो कि ग्रांट होंगे और इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हरिकेन ईदा के बारे में। दरअसल हरिकेन जो ईदा है वो अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में आया है। यहाँ पे ये जो हरिकेन होते हैं यानी कि जो चक्रवात होते हैं, तो चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, इन सब के लिए हमने 23 मई 2021 को एक वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है ये सभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो हरिकेन ईदा भी कहाँ पे आया है, अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा तालिबान के बारे में। दरअसल तालिबान जो रिजीम आया है तो उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं, इसलिए तालिबान 2.0 नाम दिया जा रहा है। लेकिन ये 2.0 में कुछ काफ़ी बदलाव अच्छे भी हैं जो कि पूरे विश्व के लिए, खास करके हमारे लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिबान के द्वारा कहा गया है कि को एजुकेशन यानी कि जो एक साथ महिला और पुरुष, लड़के या लड़कियाँ एक साथ जो पढ़ते हैं उसे तो बैन कर दिया गया है। लेकिन जब 1996 में वहाँ तालिबान की सरकार बनी थी तब महिलाओं को पूरी तरह से शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उन्होंने विमेन को अलाउ किया कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में पढ़ सकती हैं, लेकिन जो क्लासरूम होगा उसमें आप महिला जो है वो पुरुष के साथ नहीं बैठ सकती, यानी कि को एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन शिक्षा पर नहीं। यानी कि महिलाएं स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, लेकिन वो पुरुषों के साथ नहीं बैठ सकती हैं। चलिए, अब जो तालिबान जो बना है कम से कम ये धीरे धीरे कुछ सुधार तो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं तालिबान के जो नेता हैं स्तनेकजई, इनके द्वारा कहा गया कि चाहवार जो पोर्ट है यहाँ पर जो भारत और ईरान के बीच, इसके अलावा अफगानिस्तान तक जाने वाला था, तो इन्होंने बोला हम उसे बंद नहीं करेंगे, हम बल्कि यहाँ पर भारत का समर्थन करेंगे और भारत से बात करने का भी प्रयास करेंगे ताकि ये जो चाहवार पोर्ट है यह हमारे रास्ते यहाँ तक आ सके। आप सोचिए चाहवार पोर्ट अफगानिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखिए अफगानिस्तान यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है ना। अगर लैंडलॉक कंट्री है तो इसे व्यापार करने के लिए या तो पाकिस्तान या तो ईरान पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन ये जो चाहवार पोर्ट है इसमें 3 देशों ने समर्थन किया था, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान। इन तीनों ने यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप करने की बात की थी ताकि यहाँ से जो रास्ते हैं बने और यहाँ अफगानिस्तान तक यहाँ पर जो वस्तु, माल आदि होते हैं वो पहुँच सके। इसी प्रकार से भारत का भी व्यापार यहाँ से होने वाला था। ये जो रास्ते न सिर्फ अफगानिस्तान तक रुकने वाले थे बल्कि यह यहाँ से उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है जो रसिया के पास जाता है, इसके अलावा मध्य एशिया आदि में, तो वहाँ भी ये जुड़ने वाला था। अगर इसे तालिबान के द्वारा यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा तो आप सोचिए ये रास्ते यहीं तक सीमित हो जाएंगे और भारत को भी और अफगानिस्तान दोनों को दिक्कत होगा व्यापार करने में। इसलिए तालिबान जो नया बना है वो नहीं चाहता कि हमारे व्यापार में कोई संकट हो, क्योंकि ऊपर तो समुद्र है नहीं, समुद्र तो नीचे है, तो यहाँ पर व्यापार करेंगे कैसे। तो इसके लिए वो चाह रहे हैं कि ये चाहवार पोर्ट है उसे हम डेवलप करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर के बारे में। दरअसल ये जो मूवी थिएटर है एक मोबाइल मूवी थिएटर है जिसे लद्दाख में बनाया गया है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, विश्व की सबसे ऊंची क्षेत्र पे। इसकी ऊंचाई कितनी, 11,565 फीट। इसे आप देख सकते हैं, पिक्चर टाइम नाम दिया गया है और ये विश्व की सबसे ऊंची सिनेमा घर है। हालांकि यह मोबाइल, डिजिटल मोबाइल, मतलब कि एक छोटा है आम सिनेमा घरों से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।